परिवर्तनशील समाज है, और परिवर्तनशील समाज जो होता है वही दुनिया को कुछ दे सकता है। जहां ठहराव होता है उससे स्थितियां बदलती नहीं जाती है। लेकिन कभी कभी किस प्रकार की सोच होती है। पुरानी एक कथा हमने सुनी थी कि एक परिवार में के शादी थी, बारात जाने वाली थी, तो घर की जो बुढ़िया थी उसने बच्चों को कहा कि वो बिल्ली को पकड़ के इस टोकरे के नीचे रख दो। तो छोटे नौजवान बच्चे थे घर में, वो बिल्ली को ला करके टोकरे के नीचे रख दिया और फिर बारात गई। अब ये बहू ने देखा था उस घर में 30-40 साल के बाद कोई शादी का अवसर आया। वो बहू अब बूढ़ी मां बनी थी। वो नौजवानों को कहती बिल्ली खोज के लाओ। क्यों? बोले दादी मां ने रखी थी टोकरी के नीचे, लानी पड़ेगी, ये शादी के समय करना पड़ता है। उस बुढ़िया ने बेचारी ने इसलिए किया था कि उस समय घर में बिल्ली थी और बिल्ली ये कहते थे कि भाई बिल्ली अगर आगे से निकल जाएगी तो अपशुकन होता, तो थोड़ी देर के लिए रख दी और फिर शादी बारात जाने के बाद उसने निकाल दी। इसको लगा ये रिचुअल था, तो ये कहीं से भी बिल्ली ले आओ। और अब जब बारात 3-5 दिन तो पहले तो बाहर जाती थी, मारवाड़ी परिवार तो 7-7 दिन जाते थे। तो जब बारात वापिस आई तब तक वो बिल्ली मर चुकी थी, पूरा घर में बदबू आ रही थी। अगर इसी प्रकार से रिचुअल को ढोते रहेंगे तो सिवाय बदबू हम दुनिया को कुछ नहीं देंगे। इसलिए समाज में इस प्रकार की परंपराओं से नहीं जिया जा सकता। मैं हैरान हुई, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज भी 21वीं सदी में हमारे देश में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां शादी अपने कुनबे के बाहर कहीं और हो गई तो पंचायत बैठ करके दंडित करती है। ये हमारा परिवार का खानदान ऐसा और तुम वहां जाकर के शादी कर दी, तुमने तो पूरे परिवार को डुबो दिया। ये होता है ना आज भी अपने देश में कहीं है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के आनंद होगा और मेरी मातृशक्ति को और ज्यादा आनंद होगा। मेरी गुजरात में ऐसी सरकार है कि जो अगर कोई इंटरकास्ट करता है मैं सरकार की तरफ से उसको चेक देता हूं, इनाम देता हूं। देखिए क्या कितना बड़ा बदलाव है। अगर इंटरकास्ट शादी करके आता है तो मैं उसको स्पेशली राज्य की तरफ से सम्मानित करता हूं। और आज भी देश का कोई हिस्सा ऐसा है कि जहां ये हो गया तो पूरे परिवार की इज्जत परिवार की मिट गई मिट्टी में, ये सोच करके चलते हैं। कितना बड़ा नुकसान होता है। मतलब मेरे राज्य के अंदर कुछ ऐसे चीजें की हैं, शायद आपको जान करके खुशी होगी। हम भूकंप के बाद परिवारों को मकान दे रहे थे। काफी लोगों के मकान ध्वस्त हो गए थे, लाखों की तादाद में मकान बनाए थे। हम एक पहली सरकार है देश में जिसने निर्णय किया कि भूकंप के बाद ये जो नए मकान लोगों को देंगे, ये सारे मकान उस परिवार की प्रमुख महिला के नाम देंगे। पुरुष के नाम नहीं देंगे, ये तय किया हमने और किया, अमल किया उसने। प्रोग्रेसिव थिंकिंग से क्या होता है उसका एक उदाहरण और बताता है। आप भी अपने बच्चों को जब स्कूल में दाखिल करने गए होंगे ना, आपने भी कुछ सोचा नहीं होगा, माफ करना मुझे। आज भी हम बच्चे को स्कूल में दाखिल करने जाते हैं तो बेटे का नाम लिखते हैं, बाप का नाम लिखते हैं, जरूरत पड़ी तो दादा का लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं, और जैसे कुछ नहीं हुआ हम चले आते हैं। मेरे मन में सवाल उठा, मां का नाम क्यों नहीं? बच्चा स्कूल दाखिल होता है, मां का नाम क्यों नहीं? सबसे ज्यादा कष्ट किसने झेला है? क्या सिर्फ बाप की बदौलत ही सब दुनिया चलती है क्या? और मेरे राज्य ने कानून बनाया है कि बच्चे को स्कूल में जब दाखिल करेंगे,
बाप का नाम लिखना न लिखना आपकी मर्जी, मां का नाम लिखना कंपलसरी। कंपलसरी है मेरे यहां। बच्चे के साथ मां का नाम आज मेरे यहां स्कूल में लिखा जाता है। एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात हो रही है जी। हमने एक कानून और बनाया। यह कानून ऐसा बनाया, सामान्य तौर पे रहीशी घरों में भी इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ व्यवस्था करते हो तो अलग बात है। अदरवाइज परंपरा से संपत्ति पुरुषों के नाम होती है। खेत होगा पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, बंगला होगा पुरुष के नाम पर, महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती। और जब कोई दुर्घटना घटती है तो विरासत में भी महिला साइड में रह जाती है, पुरुष नाम की चीज है वहीं पर वो परकोलेट होता रहता है। ये जो जिस समय जो मेरे यहां ने कानून बनाया और लोगों को प्रोत्साहन किया कि अगर आप संपत्ति महिला के नाम से लेते हैं तो मैं स्टैंप ड्यूटी माफ कर दूंगा। और उसके कारण मेरे राज्य में आज लाखों की तादाद में जो भी प्रॉपर्टी परचेज हो रही है वो महिलाओं के नाम पर हो रही है, और उसके कारण उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ। यानी हम चीजों को बदल सकते हैं, छोटी छोटी चीजों के नाम परिवर्तन लाया जा सकता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम कभी आंक नहीं सकते गांव की महिलाओं में सामर्थ्य कितना होता है, कभी उनको कम मत आंकिए। पिछले हफ्ते मुझे सौभाग्य मिला एक गांव की महिला का सम्मान करने का। वो डेयरी उद्योग में है। डेयरी उद्योग यानी जो आप इंडस्ट्री कहते हैं वैसी कुछ नहीं। वो बेचारी अपने घर में गाय भैंस रखती हैं, उनको पालन पोषण करती हैं और दूध बेचती है। बिल्कुल गांव की महिला है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं है। आपको जानकर के हैरानी होगी, उसको हमने इनाम इस बात का दिया कि पिछले साल उसने कोई 76 लाख रुपीज का दूध बेचा था। 76 लाख रुपीज का दूध बेचा था। क्या सामर्थ्य होगा भाई, पढ़ी लिखी नहीं है महिला वो। हम एक सखी मंडल से हमारी योजना चलती है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की। करीब अभी 25 लाख गांव की गरीब परिवार की बहनें उस काम में जुड़ी हैं। और गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जिसने एक नया एक डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा किया है, जिसमें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट, एनजीओस एंड कॉर्पोरेट हाउस, चारों को जोड़ करके हमने एक स्कीम बनाई है। मिशन मंगलम करके हमने एक लिमिटेड कंपनी बनाई है, और जिसके हम इन चारों लोगों को उसमें हमने जोड़ा है। एनजीओ के माध्यम से उनकी प्रोफेशनल हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं। गवर्नमेंट एक कैटलिक एजेंट के रूप में इन चीजों को प्रमोट करती है। कॉर्पोरेट हाउसेज उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको रॉ मटेरियल देना और स्किल डेवलपमेंट के काम को एनजीओ को मदद करना। और उन जो 11 महिलाओं के मंडल हैं, करीब 25 लाख बहनें हैं, वे जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसको मार्केट करने का काम फिर कॉर्पोरेट हाउस करता है। इस काम को मैंने पिछले 2.5 साल से शुरू किया है। इन गांव की महिलाएं जिसमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कोई है तो 5वीं कोई 7वीं कक्षा की है, बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाएं हैं, 25 लाख के करीब बहनें काम कर रही है। आज उनका टर्नओवर है, उनके पास हमने फाइनेंशियल मदद की है 1000 करोड़ रुपीस। 1000 करोड़ रुपीस उसका टर्न अराउंड होता है करीब 25,000 करोड़। और विद इन 2 इयर्स मेरा टारगेट है 5,000 करोड़ रुपीस। कैन यू इमेजिन? गांव की गरीब महिलाओं के हाथ में 5,000 करोड़ रुपया होता है, क्या परिवर्तन आता है मित्रों। और विमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो रहा है? आमतौर पे कहीं फंक्शन होगा तो महिला बेचारी दिया लेकर के बाहर खड़ी होगी, कहीं फंक्शन होगा तो रंगोली सजाती होगी, कोई फंक्शन होगा तो
स्टेज कंट्रोल करती होगी। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में उसका रोल होना चाहिए, और परिवार में भी महिला का डिसीजन मेकिंग में रोल तब आएगा जब वो इकोनॉमिकली साउंड व्यवस्था में वो खुद होगी। अगर वो डिपेंडेंट है हर चीज में तो उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। बड़े से बड़े रईसी घरों में भी, हाईली क्वालिफाइड फैमिली में भी जब बातचीत चलती है तो सब कहते हैं अरे मम्मी तुम अंदर बैठना, मुझे बात। वो आप लोग एक्सप्लेन करते होंगे जी। स्थितियों को बदलना चाहिए, और हमारा देश है जो कर सकता है मित्रों। हम चीजों को बदल सकते हैं, क्योंकि हम लोग हैं जो नित्य नूतन प्रभाव को पकड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। हम वो लोग हैं जो अपने आप में बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को स्वीकार कर करके आगे बढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं। विश्व के अंदर कभी कभी हम ही लोग, ये जो फेमिनिस्ट टाइप लोग होते हैं और उनकी जो आंदोलन होते हैं उसकी चर्चाएं करते हैं। हमारे देश में महाभारत काल से अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसी जुडिशियल सिस्टम नहीं थी जिसमें लेडीज का वॉइस ना हो, व्यवस्था ही नहीं। आप देख लेना, पूरा शास्त्र पढ़ लीजिए, उसमें 5 लोगों की कोई टीम होगी तो उसमें एक महिला बैठ करके अपनी आवाज सुनाती थी, कहती थी ऐसा करो ऐसा ना करो। ये परंपरा थी हमारे यहां। हमारे यहां फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं भाई, कोई एक आध वाक्य उठा लेंगे कि नारी के लिए ऐसा कहा गया था फलानी जगह पे, और हम रोते रहेंगे। दुनिया के लोग भी हम कहेंगे अरे यार आपके यहां महिलाओं के लिए स्वतंत्रता नहीं, आपके यहां शादी पति पिता तय करते हैं। ऐसे ही सवाल पूछ करके हम लोगों को घेरते रहते लोग, और हम भी सोचते हैं हाँ यार वे तो बहुत फॉरवर्ड है, हम बहुत बैकवर्ड है, यही सोचते हैं ना। कभी कभी मुझे लगता है आप यहां बात चांदनी चौक, हमारे यहां कॉनॉट प्लेस पे जाइए, कॉनॉट प्लेस पर फुटपाथ पर लोग माल बेचते हैं, उसमें ज्यादातर मेरे गुजरात की बहनें हैं, आपने देखा होगा। और वो उस कम्युनिटी से हैं जो कुल मिलाकर हमारे यहां मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के हिस्सा माने जाते हैं। अब उनके हाथ में आप सिगरेट देखते हैं, देखा होगा आपने। वो किसी भी भाषा में कस्टमर आ जाए उसको अपने जो भी उसको आता है वो अपना माल बेच करके रहती है जी, आपने देखा होगा। यानी ये स्ट्रेंथ हमारे यहां है, हम उसकी पूजा करते हैं क्या, उसको स्वीकार करते हैं क्या? भारत में महिलाओं के प्रति सोच, इसमें विश्व में दुनिया में ऐसा भ्रम फैलाया गया है। आज भी विश्व के प्रगतिशील देश अपने नेता के रूप में महिला को स्वीकार करने को तैयार नहीं है मित्रों। दुनिया के कई देश हैं। ये एशिया का कैरेक्टर देखिए, यहां के सभी देशों को हिंदुस्तान के मूलभूत विचारों का, चाहे बुद्धिज्म हो या कोई भी हो, इसी का प्रभाव है एशिया के पूरे इलाके में, और उसका परिणाम देखिए। इंडोनेशिया जाइए तो वहां महिला नेता मिलेगी, श्रीलंका जाइए महिला नेता मिलेगी, बांग्लादेश जाइए महिला नेता मिलेगी, पाकिस्तान जाइए बांग्लादेश महिला नेता मिलेगी, हिंदुस्तान जाइए महिला नेता मिलेगी। लेकिन दुनिया के बहुत बड़े मोस्ट मॉडर्न कहे जाने वाले देश, और ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के जो 100 साल जिनके हो गए, वे आज भी महिला लीडर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और पिछले चुनाव आपने दुनिया में देखा है, हम वो लोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम गर्व नहीं करते। हम ही सुन नहीं यार कुछ गड़बड़ है अपने यहां, क्योंकि किसी ने आकर के कह दिया। आपने कभी दुनिया के किसी समाज के लोगों से चर्चा की है? मैं माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, आप मेरा एक सवाल को गौर कर रहा। दुनिया के इतने सारे परंपराएं हैं, इतने संप्रदाय हैं, इतने समाज हैं, दुनिया का कोई समाज है जिसने स्त्री भगवान की कल्पना की है? विश्व के सभी समाजों में भगवान यानी पुरुष, हम ही एक अकेले अपवाद है कि जिसने स्त्री भगवान की कल्पना की है। चाहे बहुचर माता हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे अंबा माता हो, चाहे कालका माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, हम ही लोग हैं दुनिया में जिन्होंने
स्त्री भगवान की कल्पना की है। इससे बड़ी कौन सी सोच हो सकती है मित्रों। और आप सोचोगे हमारे भगवान की कल्पना में भी तो कितनी परफेक्ट मिनिस्ट्री हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, और सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो महिलाओं के पास थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी, एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती, होम मिनिस्ट्री कालका दुर्गा। आप देखिए, कभी सोचा है कि कितना बड़ा सामर्थ्य था हम लोगों के पास। कभी हम गर्व करें अपनी बातों पर, आपको आनंद होगा। आप देखिए, जिस समय रामायण टीवी सीरियल चलता था, कितना ही बड़ा परिवार, वेस्टर्नाइज फैमिली था, लेकिन उस रामायण सीरियल का इंपैक्ट इतना था कि डाइनिंग टेबल पर जब परिवार के लोग बैठते थे तो बच्चा कहता था, पिताश्री जरा भोजन लीजिए, तापश्री आप खाने पे आइए, मातुश्री आज क्या घर में डायलॉग चलता था कि नहीं चलते थे। मित्रों, सहज रूप से हमारी पुरानी परंपरा को किस प्रकार से हम लोगों ने अडॉप्ट कर दिया था इस काल में, उसका इतना इंपैक्ट था। और हर घर में इन अच्छाइयों की चर्चा होती थी, इन बातों को स्वीकार किया जाता था। लेकिन आज पता नहीं शब्दों को कहां से कहां ले गए। मां शब्द की ताकत क्या होती है, मैं देखा है मां क्या होती है। मां की शक्ति के रूप का कभी अंदाज किया है? और मां किस प्रकार से बच्चों को, परिवार को संस्कारित करती है। मेरे बचपन में मेरे सिलेबस में एक पाठ आता था, पढ़ाते थे हमको टीचर, आज भी मेरे मन पर वो प्रभाव पैदा करता है। शायद 5वीं या 6वीं कक्षा में उस हमारा लेसन था वो। यहां उत्तर के इलाके में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने बचपन में पढ़ा है और मेरे मन पर आज भी उसका प्रभाव है। घटना ऐसी लेखक ने लिखी है कि एक बच्चा स्कूल जाता है तो मां के लिए एक चिट्ठी लिख करके जाता है और मां को कहता है कि देखो, पिछले हफ्ते तुम बाहर गई थी तो छोटे भाई को मेरे पास सौंप करके गई थी, मैंने इतने घंटे उसको केयर किया तो उसका चार्ज इतने रुपया। फलाने दिन तुमने मुझे सब्जी धोने के लिए काम कहा था, मैंने सब्जी धोने का काम किया, उसका चार्ज इतना। उस दिन तुमने मुझे फलाना काम कहा था, धोबी के यहां कपड़ा देने जाने के लिए, तो उसका चार्ज इतना। और उसने पूरा बिल बनाया और मां के लिए छोड़ दिया। बच्चा स्कूल गया था, मां की नजर में एक चिट्ठी आई। मां बहुत रोई कि मेरा बेटा हर चीज को रुपयों पैसों ही से तोलेगा, मेरे संस्कार में क्या कमी रह गई। मैंने उसको पाला पोषा बड़ा किया, क्या कमी रह गई कि उसकी सोच अर्थ के बाहर निकली नहीं। मां बड़ी परेशान थी, दुखी थी, खाना नहीं खा पाई, आंसू सूखते नहीं थे। फिर उसको लगा कि नहीं नहीं, बेटे को मुझे समझाना होगा। तो मां ने चिट्ठी लिखी बेटे के लिए और उसने लिखा, 9 महीने तुम्हें मैंने गर्भ में रखा था, तब तब मुझे क्या क्या झेलना पड़ा था, उसका बिल 0। तुम छोटे थे, रात को ऐसा होता था तो मैं ये करती थी, उसका बिल 0। तुम्हें कभी उस चीज की जरूरत पड़ती थी, मैं बीमार होती थी, उस चीज को पाने के लिए मैं ये करती थी, बिल 0। उसने उसको बचपन की कोई 100 घटनाएं लिखी और सामने लिखा बिल 0। और नीचे जहां ग्रांड टोटल लगाना था वहां लिखा था, इसको कहते हैं मां। जो बच्चा घर आया और उसने मां की चिट्ठी को पढ़ा
उसके संस्कार जाग आए और वो दिन भर मां रोई थी, अब बच्चा रोने से रुक नहीं पा रहा था। उसकी चेतना प्रकट हो चुकी थी कि परिवार, समाज, घर, दायित्व, सारे संस्कार एक चिट्ठी में कर दिए थे मां ने। ये सामर्थ्य होता है मां का। कभी किसी ने सोचा है कोई महिला अपने घर में अगर कभी नौकर बाहर गया हो, कुक बाहर गया हो और शायद इत्तेफाक से चपाती बनाने की उसको नौबत आई हो, मैंने इसी वर्ग के लिए कह रहा हूं, और वो पति को अच्छा फुल्का जरा गरम गरम अच्छा लगता है और बनाते बनाते उसमें से भाप निकल आई हो और उंगली थोड़ी जल गई हो, तो पत्नी इंतजार करती है कि पतिदेव जल्दी आ जाएं और मेरे भाप से जली हुई उंगली को देखे। वो उसको दरवाजे पर गाड़ी आते ही देखती है, फूंक लगाओ भाई जरा उनकी नजर। फिर आते ही उनके नजर में जाते, पूछते वो ट्यूब कहां पड़ी है। वो कहते हैं कि मुझे मेरे ही कपड़ों का मालूम नहीं, तो तुम ट्यूब का क्या पूछ रही हो। तो बोले क्या हुआ, फिर बोले ये जरा जल गया था तो मुझे जरा, अरे कैसे जल गई। यानी चपाती बनाते समय चपाती की भाप से अगर उंगली जल गई तो जब तक पतिदेव आकर के देखे नहीं, उस पर फूंक न लगाए, तब तक उसको चैन नहीं होता है।